हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनमोल कोचिंग। आज हम सीबीएसई क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 8 का टॉपिक इम्यूनिटी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है क्विक रिवीजन ऑन इम्यूनिटी फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ सीबीएसई क्लास 12 बायोलॉजी, जो कि है 30 मई को। इसके लिए हम एक क्विक रिवीजन लेंगे, जो कि एनसीईआरटी से हमारा एक क्विक रिवीजन होगा इम्यूनिटी से रिलेटेड। ऑल्दो आप लोगों ने इम्यूनिटी या सारे चैप्टर ऑलमोस्ट अभी तक अच्छे से कर लिए होंगे, फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है या लास्ट टाइम अगर आप लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी का एक क्विक रिवीजन होना चाहिए, इसके लिए ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। इम्यूनिटी बेसिकली इम्यूनिटी है क्या? अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इम्यूनिटी है क्या? डिजीज रेजिस्टेंस। इट इज अ एबिलिटी ऑफ our body or ability of organism to resist a disease। किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की एबिलिटी कि वो अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में जब डिफरेंट माइक्रोब्स के टच में आता है तो वो डिफरेंट माइक्रोब उसको इन्फेक्शन ना कॉज कर सके, उसको डिजीज ना कॉज कर सके, उस सब से उसको प्रोटेक्ट करने की उसकी बॉडी की जो एबिलिटी है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी या इम्यून बूस्टर, इस तरह की टर्म्स हमने कोविड कंडीशंस में, ड्यूरिंग कोविड कंडीशन बहुत ज़्यादा सुनी है कि ये आइटम्स कंज्यूम करने से, ये मेडिसिन, ये विटामिन लेने से हमारी इम्यून जो सिस्टम है, इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है। तो आज उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये इम्यूनिटी एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, ये है क्या। So every day we are exposed to large number of infectious agents. However, only a few of these exposure result in disease. Why? Yes, it's definitely हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे माइक्रोब्स के टच में आते हैं, बहुत ज़्यादा, बट बहुत कम माइक्रोब्स हैं कि जो हमें डिजीज कॉज कर, मतलब हमें डिजीज कॉज हो रही है, माइक्रोब्स डिजीज कॉजिंग है, बट हमारा ऐसा क्या एबिलिटी है जैसे कि सपोज कीजिए एक ही इन्वायरमेंट में दो स्टूडेंट थे, दो लोग एक साथ एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, बट एक जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है ना, और एक जो है इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, वो हेल्दी है। वाई? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। Okay, this is due to the fact that the body is able to defend itself from the most of these foreign agents। तो ये जितने भी माइक्रोब्स है हमारी बॉडी के लिए, हम उसको कैसे कंसीडर कर रहे हैं? एज अ फॉरेन पार्टिकल, एज अ फॉरेन एजेंट। तो हमारी बॉडी में एक एबिलिटी है जो हमें इस फॉरेन एजेंट्स से प्रोटेक्ट करती है, और उस एबिलिटी को ही हमने नाम दिया है इम्यूनिटी। This overall ability of the host to fight the disease-causing organism confirmed by the immune system is called the immunity। तो ये पूरी ओवरऑल एबिलिटी हमारी कि किस तरीके से वो वर्क करेगी, इस पूरी ओवरऑल एबिलिटी को किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो है बेसिकली टू टाइप की है। तो बेसिकली हम इम्यूनिटी को डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज। वन इज इनेट इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। The basic difference between the innate and acquired immunity is that innate immunity जो है वो हमारी कैसी इम्यूनिटी है? जो हमारी बाय बर्थ है, ठीक है, ये हमें बचपन से मिलती है, हमें हमारे जन्म के समय से हमें मिल रही है, इसलिए इस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं? इनबॉर्न इम्यूनिटी। ठीक, इनबॉर्न इम्यूनिटी। तो ये हमारी इनबॉर्न इम्यूनिटी है, जन्म से मिल रही है और नेचुरली मिल रही है, हमने इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं किए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। सो इनेट इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज इनबॉर्न इम्यूनिटी, बाय बर्थ इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी। अब ये एक इनेट इम्यूनिटी जो है वो सबको मिली है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं मिली है, हर किसी को उसके जन्म से इनेट इम्यूनिटी मिली है। दैट्स वाई इसका एक हम लिमिटेशन कह सकते हैं या एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की है। मतलब ये जो इम्यूनिटी है, इसको ये नहीं पता कि जो वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है वो किस डिजीज का है, वो सबको एक नज़र से देख रही है, उसको सबको एक तरीके से उस एक डिफेंस मैकेनिज्म उन सबके लिए उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये कैसी है? नॉन स्पेसिफिक। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? बाय बर्थ है, नेचुरल है, नॉन स्पेसिफिक है, दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स, ये बहुत सारे बैरियर्स बनाती है टू चेक द एंट्रीज ऑफ द फॉरेन एजेंट और फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी माइक्रोब्स हैं जो हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं वो, और जो हमारे नियर बाय इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो हमारी बॉडी में एंटर
ना कर पाए या अगर वो एंटर कर जाए तो वो डिजीज ना कॉज कर पाए, इसके लिए इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी इन्नेट इम्यूनिटी ने बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैरियर्स प्रिपेयर किए हैं इन फॉरेन पार्टिकल्स को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये जो बैरियर्स हैं, अब हम इन बैरियर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी में मेनली 4 टाइप के बैरियर्स आ रहे हैं: फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला जो हमारा फिजिकल बैरियर है, अगर हम अपनी कोई साइड बुक्स को कंसीडर करती हैं या तो हमारा जो फिजिकल बैरियर है इसको हम लेते हैं अंडर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे होता है, फर्स्ट लाइन है डिफेंस की कि जब आप इसको ब्रेक करेंगे तब आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी एक अकेला अपने आप में नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे बैरियर्स हैं। जैसा कि फर्स्ट बैरियर है फिजिकल बैरियर, जो कि क्या है हमारी बॉडी का स्किन। Skin on our body is the main barrier which prevents the entry of the microorganisms. ये सबसे मेन बैरियर है, क्योंकि अगर आप नोटिस करिए, आप ध्यान दीजिए, आप हमारी पूरी बॉडी एक्सटर्नली किससे कवर्ड है? स्किन से। एक लेयर है स्किन की। आप लोगों ने 9th में 11th में मसल्स चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि स्किन किसकी बनी होती है? एपिथेलियल मसल्स की। और एपिथेलियल मसल का एक काम क्या है? प्रोटेक्शन करना। तो ये प्रोटेक्ट कर रही है पूरी बॉडी जो है, एक्सटर्नली हमारी इज कवर्ड बाय द स्किन। तो ये क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट इसको पेनिट्रेट करके इसके अंदर एंटर नहीं करता, तो ये स्किन उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट आल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग द माइक्रोब्स एंट्रिंग इन आवर बॉडी। अब ये जो स्किन है, एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, एक बैरियर है, तो नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रोब्स की एंट्री को कंट्रोल करता है। हमारी स्किन पे इसके अलावा कुछ टाइप की स्पेसिफिक टाइप की ऑयल ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो ऑयल और स्वेट सिक्रीट करती है, जिससे जो हमारी स्किन है उसकी जो पीएच है वो अप्रॉक्स, जो हमारी स्किन की जो पीएच है वो 3 to 5 के आसपास रहती है। ठीक है, तो इस 3 to 5 की वजह से, ये पीएच की वजह से, एसिडिक पीएच की वजह से माइक्रोब जो है इजीली इस पे ग्रो नहीं कर पाते, इस पे जर्मिनेट नहीं कर पाते। अब अगर हमारे वो एरियाज जहाँ पे स्किन नहीं है, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी में भी लिखे हैं, ठीक है, हमारे ये एरिया जहाँ पे स्किन नहीं है या जहाँ पे कुछ ओपनिंग्स हैं, वहाँ पे एक म्यूकस की लेयर है फॉर ट्रैपिंग द माइक्रोब्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नोज, जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं वो ओपन है, तो वहाँ पे क्या है? हेयर्स हैं, जिससे जो एयर है वो फिल्टर होके अंदर जाए। और म्यूकस है। आईज में क्या है कि जैसे कोई पार्टिकल भी, फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो डस्ट ही क्यों ना हो, हमारी बॉडी के, हमारी आईज के अंदर एंटर करता है, तो हमारे क्या जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। तो वो आंसू में क्या कंटेन करते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, ये लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड करता है, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है रुक जाती है। सो ये हो गया फिजिकल बैरियर। सबसे पहला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल बैरियर विच चेक द एंट्रीज ऑफ different type of microbes. Now second is the physiological barriers. Physiological barriers मतलब डिफरेंट टाइप के एंजाइम, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया लाइसोजाइम वगैरह। ठीक है, हमारे आईज में प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है एसिड HCl, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी सबने पढ़ा होगा। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ जो माइक्रोब्स अगर कुछ पहुंच गए हैं हमारे स्टमक तक, उसको भी किल करता है। स्लाइवा प्रेजेंट है माउथ में, ठीक है, टीयर्स में प्रेजेंट है कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। स्लाइवा में स्लाइवरी एमाइलेज। तो ये सब क्या है? ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को, माइक्रोबियल ग्रोथ को चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और हमें इन्फेक्शन से, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन से कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर certain type of leukocyte that is our WBC of our body जो है वो क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट टाइप के माइक्रोब से। हमने बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ा है अबाउट WBC, व्हाइट ब्लड सेल। क्या होती है व्हाइट ब्लड सेल? हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट माइक्रोब्स की एक्टिविटी से, कि हम कहीं बीमार ना पड़ जाए। उनको एनगल्फ करते हैं, उनके लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ फाइट करते हैं, पर हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट एंड मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर
सेल्स। अब ये नेचुरल किलर सेल्स क्या है, लिम्फोसाइट्स वगैरह हम अभी इसी चैप्टर में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं जब हम डिटेल में पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी को। लिम्फोसाइट वगैरह, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर, ये सब कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, हमारी इम्यूनिटी, हमें अगर कोई माइक्रोब सपोज हमारी स्किन बैरियर को क्रॉस करके एंटर कर गया है, या वो म्यूकस जो है लेयर है, या कोई एंजाइम्स के उससे बच गया है, तो ये सेल्स जो है हमारी वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो सेल से ही हमने वर्ड लिया है सेलुलर। सेल्स जब हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं एज अ बैरियर, वो फंक्शन कर रही हैं इम्यून सिस्टम के लिए, हमें प्रोटेक्शन करने में, प्रोटेक्शन देने में, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, सेलुलर बैरियर। Okay, next is the cytokine barriers. Virus infected cells secretes protein called interferons which protect non-infected cell from further viral infection. ये जो है हमारे साइटोकाइन बैरियर्स, ये एक स्पेसिफिक टाइप के बैरियर्स हैं। जब सपोज हमारी किसी सेल पे कोई वायरस जो है एंटर कर गया बॉडी में, उसने किसी हमारी सेल को इन्फेक्टेड कर भी दिया, तो कुछ सर्टेन जो हमारी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो एक साइटोकाइन्स बनाएंगे, उनको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। ये जो साइटोकाइन्स हैं ये हमारी नेबरिंग जो हेल्थी सेल्स हैं उनके साथ डिफ्यूज होंगी और उनको स्टिमुलेट करेंगी टू प्रोड्यूस बायोकेमिकल्स, जिससे कि जो वायरल रेप्लिकेशन है उसको ब्लॉक किया जाए। मीन्स एक इन्फेक्ट सेल है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुकी है, बट उसने दूसरी अपनी नेबरिंग सेल्स को एक्टिवेट कर दिया है कि वो कुछ इस तरीके के केमिकल्स, बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस करें, जिससे जो वायरस बॉडी में अंदर एंटर कर चुका है, जिसने कुछ सेल्स को अफेक्ट कर दिया है, वो और हेल्दी सेल्स को अफेक्ट ना कर सके, उस पर अटैक ना कर सके। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा इनेट। ठीक है, इसमें कुछ और भी आते हैं, जैसे फीवर आता है इनेट में। ठीक है, इनेट में फीवर जैसे बॉडी के अंदर कोई वायरस पार्टिकल एंटर किया और हमारी बॉडी में कैपेसिटी होती है जिसमें वो रिकॉग्नाइज कर पाती है कि बॉडी की सेल कौन सी है और फॉरेन पार्टिकल्स कौन सी है। तो जब उसको पता चलता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, तो जो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस में थर्मो रेगुलेटर सेंटर जो है, जहाँ से हमारा टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, थर्मो रेगुलेटर सेंटर जहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, वो क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। बॉडी को वो एक कमांड होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीवर की कंडीशन बोलते हैं। तो इस हाई टेम्परेचर से क्या होता है, बॉडी को एक तो उस हाई टेम्परेचर पे माइक्रोब ग्रो नहीं कर पाते हैं, एंड क्योंकि माइक्रोब्स के लिए जनरली बैक्टीरिया के लिए जो एक आइडियल या ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, जो कि नॉर्मल हेल्दी बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो वो टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा एक और चीज होती है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो आयरन लेवल है वो भी रिड्यूस हो जाता है, जो माइक्रोब्स की एंट्री को चेक करता है। तो ये हुए हमारे इनेट इम्यूनिटी हुई, जो कि नॉन स्पेसिफिक है, नेचुरल वे में हमें मिल रही है। ठीक है, और इसमें हमने सेलुलर बैरियर्स पढ़े, सेल्स पढ़ी, जिसमें हमारी डब्ल्यूबीसी है, इनको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी है, मैक्रोफेजेस हैं जो एनगल्फ करती हैं चीज़ों माइक्रोब्स को, साइटोकाइन बैरियर्स जो वायरस अफेक्टेड सेल प्रोड्यूस करती हैं। स्किन के बारे में फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर्स। नाउ नेक्स्ट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो एक्वायर की हुई है, वो हमें बाय बर्थ नहीं मिली है, ये हमने खुद एक्वायर की है बर्थ के बाद। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। इनेट कैसी थी, नॉन स्पेसिफिक थी, ये कैसी है, स्पेसिफिक है, पैथोजन स्पेसिफिक है। अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग टाइप से रिस्पॉन्स करेगी बॉडी, के अलग टाइप की कुछ केमिकल सिक्रीट करेगी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी, ये मेमोरी बेस्ड है कि हम इस पे हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं वो एक मेमोरी सेल्स बनाते हैं। मेमोरी सेल्स इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से सेल ने पहले भी अटैक किया है, और उसके हिसाब से वो अपने आप को और ज़्यादा एनहांस करके और ज़्यादा केमिकल्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी is pathogen specific and it is characterized by memory. This means when our body encounter a pathogen for the first time, it produces response called primary response, which is allow
which is of low intensity. जब हमारी बॉडी पे फर्स्ट टाइम कोई बैक्टीरिया कोई माइक्रो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। वो एक्टिवेट इम्यून सिस्टम बहुत लो इंटेंसिटी का होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, बट वो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगा रहता है। इस तरह से जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, उसको बोला जाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है? जब कोई माइक्रो बॉडी पे फर्स्ट टाइम अटैक करता है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। उसके बाद अगर फिर से नेक्स्ट टाइम एनकाउंटर होता है विद द सेम पैथोजन, तब बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो पैथोजन स्पेसिफिक होगा, मेमोरी बेस्ड होगा, और इस तरह की इम्यूनिटी क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार उस सेम माइक्रोब से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसीलिए हमने उसको नाम दिया है एक्वायर्ड। हमने खुद उसको एक्वायर किया है, उसको खुद गेन किया है उस इम्यूनिटी को। हमें वो जन्म से बाय बर्थ नेचुरल वे में नहीं मिली थी, हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ लॉन्ग उसको हमने लाइफ टाइम में उसको कभी एक्सपीरियंस किया है। द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर carried out with the help of two special type of lymphocytes present in our body, B lymphocyte and T lymphocyte। दो एक मेन टाइप के हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट जो प्रेजेंट हैं, उनकी हेल्प से जो है हमारा ये पूरा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो फंक्शन करती है। अब लिम्फोसाइट्स क्या है? लिम्फोसाइट जो है हमारी बॉडी की मेन सेल्स है विच आर इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम, ठीक है, एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द लीवर एंड द थाइमस इन फीटस, और एडल्ट पे ये बोन मैरो या लिम्फ नोड वगैरह से ये बनते हैं। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, दो टाइप की लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में है। फर्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ बी लिम्फोसाइट। B lymphocyte produce an army of a protein in response to pathogen into our body, into our blood to fight with them. These proteins are called antibodies। सबसे पहले जो B lymphocyte है वो हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप का केमिकल, एक जिसपे पैथोजन की एक आर्मी जो आई है, पैथोजन ने जो हमें अटैक किया है उसको किल करने के एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करती हैं, जिसको हमने बोला एंटीबॉडी। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले एक एंटीबॉडीज बनाती हैं कौन? बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट सबसे पहले जब हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब एंटर करेगा तो सबसे पहले वो एंटीबॉडीज बनाएगा। The T cells themselves do not secrete antibody but help B cell to produce them। B lymphocyte ही जो है एंटीबॉडी बनाएगी, T lymphocyte कोई एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं करेंगे but they help B cell to produce them। T lymphocyte क्या करती है? सबसे पहले एक्टिवेट होगी जैसे ही वो कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा, एंटीजन मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करेगा, तो बी जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स हैं वो स्टिमुलेट होंगी, ठीक है, जैसे वो उस एंटीबॉडी एंटीजन के फॉरेन पार्टिकल के कांटेक्ट में आएंगी वो स्टिमुलेट होंगी और वो बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोटीन जिसको हम नाम देते हैं एंटीबॉडीज, वो एंटीबॉडी बनाएंगी। जब ये एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ रिएक्शन करेगी तब टी लिम्फोसाइट उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाएगी, क्योंकि टी लिम्फोसाइट खुद से एंटीबॉडी नहीं बना रही है, वो सिर्फ बी को हेल्प कर रही है। तो बी पहले एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडी और उस फॉरेन पार्टिकल एंटीबॉडी एंटीजन के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। टी लिम्फोसाइट जो है उसको रिकॉग्नाइज करेंगी स्पेसिफिक एंटीजन को, बट आफ्टर द स्टिमुलेशन ऑफ बाय एंटीबॉडीज। फिर टी लिम्फोसाइट भी क्विकली बहुत तेजी से फटाफट से अपने क्लोन्स बनाएगी, डिवाइड होगी, बहुत सारी टी सेल्स बनाएगी, टी लिम्फोसाइट्स बनाएगी, और ये टी लिम्फोसाइट 3 टाइप की होंगी, टी नेचुरल किलर, टी हेल्पर एंड टी सप्रेसर। नेचुरल किलर जो होंगी दे माइग्रेट टू द साइड ऑफ द इन्फेक्शन एंड रिलीज द lymphokinins, lymphotoxins एंड इंटरफेरेंस। ये हेल्प करेंगी, ये केमिकल सिक्रीट करके इन्फेक्शन साइट पे जाएंगी, हेल्प करेंगी बी लिम्फोसाइट को इन्फेक्शन किल करने। हेल्पर जो है ये डायरेक्ट हेल्प कर रही हैं, ये जितनी भी हमारी टी लिम्फोसाइट है उसमें सबसे ज़्यादा अबाउट 75% जो है वो हमारी
हेल्पर सेल्स होती हैं जो कि टी लिम्फोसाइट का एक पार्ट है। ये सिक्रेट करेंगी, स्टिमुलेट करेंगी, सॉरी नॉट सिक्रेट, ये स्टिमुलेट करेंगी बी लिम्फोसाइट को कि वो और ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाए, यानी कि उनकी एक्टिविटी को और ज़्यादा एनहांस करेंगी। तो सबसे पहले ये एक पूरा हम ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा एक सीक्वेंस है। सबसे पहले हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर किया, जैसे ही वो एंटीजन हमारी बी लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में आया, बी लिम्फोसाइट ने डिवाइड करके अपने बहुत सारे क्लोन्स प्रोड्यूस किए और कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स बनाए जिसको हमने बोला एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में जब रिएक्शन होगी, ये जब एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे, उस टाइम जब ये एंटीजन इस टाइम में जाकर के टी लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में आएगी तो टी लिम्फोसाइट भी एक्टिवेट हो जाएगा, वो डिवाइड करना शुरू कर देगा। और जब ये टी लिम्फोसाइट डिवाइड होगा तो ये 3 टाइप की सेल बनाएगा, नेचुरल किलर सेल्स, हेल्पर सेल्स और सप्रेसर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स जो है इन्फेक्शन की जो साइट है वहाँ पे जाएंगी और वहाँ जाके कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगी टू रिड्यूस द इन्फेक्शन, किल द माइक्रोब्स। हेल्पर सेल्स जो है वो सिर्फ हेल्प करेंगी किसको, बी सेल को। किस चीज़ के लिए हेल्प करेंगी, ताकि बी सेल और ज़्यादा एंटीबॉडीज बना सके। यानी कि बी सेल ने एक्टिवेट की, बी सेल ने एंटीबॉडी बनाई और उसने कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया टी सेल को। टी सेल ने अपने आप को डिवाइड करके एक स्पेशल टाइप की सेल बना ली, हेल्पर सेल, जो बी सेल को और हेल्प कर रही है और प्रमोट कर रही है, एनहांस कर रही है कि वो और ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाए। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। ये जो हेल्पर टी सेल है फैक्टर सिक्रेट करती रहेगी, जो बी सेल को स्टिमुलेट करती रहेगा टू प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडी एंड एनहांस द एक्टिविटी। ठीक है, और उससे ये प्रोसेस आगे से आगे तक एक के बाद एक एंटीबॉडीज बनती रहेगी, टी सेल एक्टिवेट होती रहेगी, हेल्पर सेल्स फिर से एंटीबॉडी और बनाने के लिए बी को एक्टिवेट करती रहेगी, ये प्रोसेस चलती रहेगी। और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसे ही चलती रही तो एक टाइम आएगा कि मे बी हो सकता है कि जो हमारी बॉडी की ये सेल्स हैं अपनी बॉडी की कुछ सेल्स को फॉरन के अलावा बॉडी की जो सेल्फ सेल्स हैं उनको भी किल करना स्टार्ट करेंगे। इस टाइम पे एक्टिवेट होंगी हमारी सप्रेसर सेल्स। तो ये जो सप्रेसर टी सेल्स हैं ये सिक्रीट करेंगे एक सप्रेसिव फैक्टर which suppress the whole immune system. Why? To protect our body, to protect our body cells from the attack. This is called immune tolerance. तो ये नेचुरल किलर केमिकल सिक्रीट कर रही है, हेल्पर सेल बी को हेल्प कर रही है, सप्रेसर पूरे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है ताकि इम्यून सिस्टम जो है अपना फंक्शनिंग सप्रेस कर दे, बॉडी की खुद की जो सेल्स हैं उसको डैमेज ना हो, नुकसान ना हो। तो ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था टाइप ऑफ इम्यूनिटी पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, जो कि हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही टाइप है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमने खुद गेन करी है, एक्सपीरियंस के लिए है, वो फर्दर उसके जो टाइप्स हैं उसको हम एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।